नमस्कार। आज हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर चर्चा करेंगे। और हम ये जानते हैं कि सभी प्लांट्स में जो उच्च पादप है और जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उन सब में कुछ वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और यही पिगमेंट लाइट को कैप्चर करते हैं और इसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब किस प्रकार के वर्णक जो होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या है और किस प्रकार के प्लांट्स में कौन से वर्णक होते हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हम इस टॉपिक पर हम आगे देखेंगे। यदि हम इसके परिचय की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अपने चारों तरफ इस पूरी अर्थ पर हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग कलर के प्लांट्स जो है वो नजर आते हैं, और ये वर्णक जो है वो प्रकाश का अवशोषण करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसे ही हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। अब इन वर्णक जो का मुख्य जो कार्य है वो है कि लाइट को कैप्चर करना, उसको अवशोषण या उसको अवशोषित करने का कार्य करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये लाइट जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं और उसके बाद में हम आगे पिगमेंट्स पे आएंगे। यहां हम देख रहे हैं कि प्रकाश प्रकाश हम कहेंगे किसे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के वर्णक्रम के दृश्यमान भाग को प्रकाश कहते हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ हम जो लाइट हमें दिखाई दे रही है, ये लाइट जो है जो दृश्य प्रकाश के रूप में हम इसको जानते हैं। लेकिन यदि हम पूरा इसका यदि स्पेक्ट्रम देखें लाइट का एक पैरामीटर नैनो, तो हम ये देखते हैं कि हम ये दो पार्ट में देख रहे हैं। ए इसमें वेवलेंथ है और दूसरा बी जो है वो हम देख रहे हैं इसमें, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की जो वेज है, चाहे वो माइक्रोवेज हो या रेडियो वेज हो, यूवी हो, तो यहाँ से हम देखते हैं कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन इंफ्रारेड, अलग अलग। इनके बीच में यूवी और इंफ्रारेड के बीच में विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश है। और हम जानते हैं कि दृश्य प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं और ये जो 7 कलर्स होते हैं उनमें यदि हम इनके नैनोमीटर देखते हैं तो 380 से लेकर के हम 750 नैनोमीटर, मोस्ट ऑफ द हम जानते हैं कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक का दृश्य प्रकाश का पूरा इसका रेंज है वेवलेंथ का। अब वेवलेंथ जो है यहां हम देख लेते हैं कि हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी, यदि मान लो वेवलेंथ कम है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य कम है, इसका मतलब यह है कि उसमें एनर्जी उसकी उच्च होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी उच्च होती है, हाई होती है, लेकिन वो तरंग दैर्ध्य शॉर्ट होती है, छोटी होती है। लेकिन ज्यो ज्यो तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है 700 750, इसका मतलब एनर्जी कम होती जा रही है, उसमें एनर्जी का लेवल जो है वो कम होता जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि वर्णक कितने प्रकार के हैं। मुख्य रूप से वर्णकों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक मुख्य वर्णक और दूसरा सहायक वर्णक। मुख्य वर्णक जो है उसमें पर्णहरित आता है और सहायक वर्णक जो है जितने होते हैं उसमें कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है, फ्लेवोनॉइड्स है और बीटा साइनिन एक्सेट्रा। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक हायर प्लांट्स का जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में हम जानते हैं कि बहुत सारी इसमें थाइलेकोइड्स होती है। और ये थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर यदि हम देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट की, जिसमें बहुत सारी ग्रेना है। यदि हम इसको 3D डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ बहुत सारी जो है ये एक सिंगल ग्रेनम जिसमें मोर देन 1 थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर लगी हुई है और सारी थाइलेकोइड जो है ग्रेनम जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। और थाइलेकोइड एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन का बना होता है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन जो है जिसमें क्लोरोफिल के और अन्य वर्णक जो है वो उपस्थित रहते हैं। यहां हम पर्णहरित की बात करें, सबसे पहले मुख्य वर्णक, तो जितने भी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं उनमें ये हरे वर्णक जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, कुल 8 प्रकार है, इनमें से 3 जो है वो बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित होते हैं जिसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं लेकिन जल में ये अविलय होते हैं। यहाँ हम एक यदि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें पर्णहरित की, मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर पिगमेंट के द्वारा
यदि दृश्य प्रकाश को, पूरे दृश्य प्रकाश को 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक के पूरे दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने के बाद में इसके अवशोषणांक और इधर ये देखिए अवशोषणांक और ये वेवलेंथ के बीच में यदि ग्राफ बनाते हैं तो एक वो ग्राफ जो शो होता है उसे कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पिगमेंट के द्वारा अवशोषित दृश्य प्रकाश को यदि ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें उसके अवशोषणांक और वेवलेंथ के बीच में, तो ये हम कह रहे थे अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो यहां हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल ए और बी का जो है वो स्पेक्ट्रम इस प्रकार ये है जो क्लोरोफिल ए का बता रहा है, जो हम यहां से देख रहे हैं ये डार्क व्हाइट लाइन जो है रेगुलर लाइन जो क्लोरोफिल ए का है और क्लोरोफिल बी का डॉटेड लाइन के रूप में है। यहां हम देख सकते हैं कि दो ऐसे पीक है कि दोनों में ही पीक जो है इनका जो बन रहा है जहां पे हाईएस्ट अवशोषणांक जो आ रहा है वो जिस वेवलेंथ पे आ रहा है, नीचे हम देखेंगे यहाँ पे इस वेवलेंथ पे आ रहा है ये नीचे, तो एक तो ये इफेक्टिव लाइट है और दूसरा जो है वो ए का इधर आ रहा है और बी का भी यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी ये इफेक्टिव लाइट है इसकी। तो पूरे अवशोषण स्पेक्ट्रम में ये एरिया जो है वो आप देखिए, आप पूरा ये ब्लू रेंज है, पूरा ब्लू दिख रहा है आपको, और इधर यदि हम देखते हैं ये जो पीक आ रहा है ये रेड एरिया जो है उसमें आ रहा है। तो ब्लू और रेड एरिया जो है ये इफेक्टिव एरिया है इसका पूरा। ठीक है, तो हम पूरे दृश्य प्रकाश में देखते हैं कि जो पर्णहरित के द्वारा अवशोषित होता है इसमें जो प्रभावी जो वेवलेंथ होती है वो ब्लू और रेड होती है, और हम ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक जो है वो लाल और नीली तरंगदैर्ध्य पे होता है। अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें पर्णहरित की। तो पर्णहरित की स्ट्रक्चर के दो मेन पार्ट है, एक तो इसका पोरफायरिन और दूसरा इसका फाइटोल। यानी कि पोरफायरिन इसका सर भाग होता है, हेड रीजन होता है। ठीक है, जो हम यहाँ देख रहे हैं ये इसका हेड रीजन है, और दूसरा जो है वो है फाइटोल जो कि इसकी चेन है वो पीछे की टेल रीजन कहलाती है। अब हेड रीजन जो है वो पायरोल की 4 रिंग जो होती है वो मिल करके एक चक्रीय संरचना बनाती है, और बीच में यहाँ पे हम देखें कि ये मैग्नीशियम उपस्थित होता है, इसके बीच में यहाँ पे मैग्नीशियम उपस्थित। और ये पायरोल की जो रिंग होती है ये देखिए आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 ये 4 रिंग होती है, और चारों जो है पायरोल की रिंग मिलकर के एक साइक्लिक जो है पोरफायरिन पार्ट बनाती है। और यहाँ पर एस्टरिफिकेशन के द्वारा एक 20 कार्बन की एक चेन होती है लंबी, फाइटोल चेन, जो कि इसमें जुड़ी रहती है और जुड़ करके ये पर्णहरित की स्ट्रक्चर को बनाती है। ठीक है, अब इसके प्रकार हम देखते हैं। पर्णहरित ए यानी क्लोरोफिल ए की बात करते हैं। क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसका मूलानुपाती सूत्र देखते हैं तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम। और इसका जो अवशोषण जो है तरंगदैर्ध्य का वो हम देख रहे हैं यहाँ पे 430 नैनोमीटर व 664 नैनोमीटर का। ऐसे ही बी का हम देख सकते हैं कंपैरिजन, इसका मूलानुपाती सूत्र हम देख सकते हैं इसमें। क्लोरोफिल ए और बी में अंतर क्या है ये हमें मुख्य रूप से देखना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए की सेकंड रिंग पर यानी पायरोल की सेकंड रिंग पर मेथिल ग्रुप के स्थान पर क्या जुड़ रहा है, CHO। हम पिछले डायग्राम में जाकर के ये समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल ए और बी में क्या अंतर है। यहां पे हम देख रहे हैं सेकंड रिंग, यहां सेकंड रिंग पे ये जो है मेथिल ग्रुप जो है यदि ये हट जाए इसके स्थान पर यदि CHO आकर के अटैच हो जाए, तो ध्यान दीजिए रिंग फर्स्ट और रिंग सेकंड रिंग के नंबर कार्बन देखिए कौन सा, तीसरा कार्बन, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो पायरोल की सेकंड रिंग के तीसरे कार्बन पर मेथिल की जगह पर यदि CHO ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है तो ये क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर हो जाती है। ए और बी में इतना सा ही अंतर है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये इसका तरंगदैर्ध्य का पूरा अवशोषण है 460 से 647 नैनोमीटर का, और ये मेथनॉल में घुलनशील होते हैं। और क्लोरोफिल ए के साथ में यदि बी उपस्थित होता है तो वो ग्रीन कलर देता है। तो जितनी भी ग्रीन एल्गी है या हायर प्लांट्स में जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है इसका मतलब उसमें कॉम्बिनेशन जो है क्लोरोफिल ए के साथ में बी उपस्थित है। ए तो यूनिवर्सल है, सब में होता है, साथ में बी उपस्थित है तो ये ग्रीन कलर में नजर आते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये 2:1 का रेशो इसमें रहता है। अब हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल सी की। तो सी में और ए में अंतर क्या है कि ए में हेड और टेल रीजन दोनों होता है, सी में टेल एब्सेंट होती है, नहीं होती, यानी कि फाइटोल की जो चेन होती है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी वजह से क्लोरोफिल सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, जलीय अल्कोहल में
घुलनशील होता है। और तरंग दैर्ध्य हम देख सकते हैं 442 से 630 नैनोमीटर का है। और यहाँ पर ये कहाँ पाया जाता है, जितनी भी जो ब्राउन एल्गी है, डाइटम्स है, डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, क्राइसोमोनाड्स, इसमें सब में पाए जाते हैं, और बी इनमें नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं डी की। तो डी का और क्लोरोफिल एक में, दोनों में अंतर क्या है, दोनों लगभग समान होते हैं। एक जगह ही इसमें डिफरेंस है कि क्लोरोफिल ए की फर्स्ट रिंग पर उपस्थित CH2 ग्रुप जो है, इसकी जगह पर कौन सा ग्रुप होता है, OCHO ग्रुप, ठीक है, विनाइल ग्रुप। अब हम बात कर रहे हैं इसमें, बैक में देख लीजिए, यहां पर पहली रिंग, फर्स्ट रिंग, यहां पर ये देखिए आप, CH2 की जगह पर क्या जुड़ रहा है, ये ग्रुप आके अटैच हो गया, तो ये हो गया क्लोरोफिल डी। तो ए और डी में इतना सा ही अंतर है, ठीक है। और यहां रेड एल्गी में हम देखते हैं क्लोरोफिल डी होता है, बी की जगह पर डी हो, यानी कि ए प्लस डी, बी नहीं होता फिर, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लोरोफिल डी का। अब आता क्लोरोफिल ए, कुछ ऐसे सेवाल्स हैं जैसे वोकेरिया हेमाटा, उसमें उपस्थित होता है, ये एल्गी है एक, वोकेरिया सिनोसिटिक एल्गी, उसके अंदर ये पाया जाता है। मिथाइल अल्कोहल में ये घुलनशील होता है। और पर्णहरित का अवशोषण वर्णक्रम जो है, प्रकाश में लाल और नीली तरंगदैर्ध्य का उच्चतम अवशोषण, जो अपन ने पहले बात करी कि हाईएस्ट जो अवशोषण जो है, प्रभावी जो तरंगदैर्ध्य है पूरे अवशोषण स्पेक्ट्रम में, वो रेड और ब्लू है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, और फोटोसिंथेसिस भी इन्हीं पे सबसे ज्यादा होता है। अब थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसमें ये क्लोरोफिल मोलिक्यूल पाए जाते हैं, तो वहां पर क्लोरोफिल मोलिक्यूल केवल अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ में प्रोटीन जुड़ करके एक एसोसिएशन बना लेते हैं। ये क्लोरोफिल और प्रोटीन का एक मजबूत एसोसिएशन होता है, एक समूहन होता है, और ये समूहन एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है जिसकी वजह से कम एनर्जी का लॉस होता है। हम जानते हैं कि कोई भी मोलिक्यूल यदि कोई ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेज से अपर स्टेज में जाता है, अपर क्लासेज में, कक्ष में जाता है, और फिर वो अनस्टेबल अवस्था होती है, वो तुरंत ही एनर्जी का लॉस करके हीट के फॉर्म में वो लोअर स्टेज में आता है। तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस प्रकार यहां भी ऐसा ही होता है कि जब भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट का अवशोषण करेंगे, तो वो ग्राउंड से हायर लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा का जो हायर लेवल के जाने के बाद में जब एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल में, तो उसके बीच में हीट के रूप में एनर्जी लॉस होता है। तो ऐसे तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, उसके सेंटर में रिएक्शन सेंटर होता है, पूरे सेंटर में, केंद्र में रिएक्शन सेंटर होता है। तो बाहर के मॉलिक्यूल एनर्जी को ट्रांसफर करके अंदर तक लाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे सेंटर में यहाँ पर रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर हम जानते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है 2 से 6 तक, और इसके चारों तरफ जो है वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है वो लगे रहते हैं। अब ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे होते हैं, हम देखते हैं, तो पूरा जो है वो यहाँ से लेकर के ये चारों तरफ इनका बना हुआ है। अब कोई भी यदि बाहर का मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को अवशोषित करेगा, यहां से यदि मान लो लाइट आती है और लाइट को इन्होंने अवशोषित किया, तो ये लाइट ट्रांसफर होकर के मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये एंड तक धीरे धीरे सेंटर तक पहुंचती है। तो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, तो हीट के फॉर्म में ये लॉस भी होता है। तो ये एसोसिएशन जो होता है प्रोटीन का और क्लोरोफिल का, ये इतना मजबूत होता है कि इतने क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं कि किसी भी प्रकार से हीट का लॉस नहीं होता है, पहली बात। दूसरा ये होता है, इसका सबसे बड़ा काम जो है इस एसोसिएशन का, कि जब भी लाइट को अवशोषित किया जाता है, तो इस बीच में मुक्त मूलक के रूप में ऑक्सीजन के मूलक जो है वो उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन के मुक्त मूलक जो बहुत ही घातक होते हैं, और ये क्लोरोफिल को नष्ट करने की भी क्षमता रखते हैं, कर देते हैं, यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है क्लोरोफिल का, तो उसको बचाने का काम भी जो है ये एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम बात करते हैं सहायक वर्णकों की। सहायक वर्णक जो है ये एक येलो ऑरेंज फैमिली के रूप में जाने जाते हैं, और इसका काम होता है सहायक, यानी मुख्य वर्णक तो क्लोरोफिल है और ये एसेसरी पिगमेंट्स है। तो लिपाइड यौगिक और आइसोप्रीन की 8 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अधिकतर पादपों में हरित लवक या वर्णकी लवकों में उपस्थित होते हैं, जल में अविलय होते हैं, और जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें ये उपस्थित विलयशील होते हैं। यदि हम केरोटिनॉइड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो केरोटिनॉइड्स 2 मेन पार्ट है, केरोटीन्स एंड जेंथोफिल। अब हम बात कर रहे हैं केरोटीन्स की। तो केरोटीन्स जो है वो ऑरेंज या रेड ऑरेंज पिगमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये केवल मात्र हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होते हैं, अतः इसे हाइड्रोजन केरोटिनॉइड भी कहा जाता है, ठीक है।
इसका मूलनपद सूत्र देखोगे तो आप ये देखिए C40 और H56, यानी ऑक्सीजन नहीं है इसमें, ये बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब कैरोटीन के प्रकार देखते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, लाइकोपीन, छोटे छोटे क्वेश्चन इनके ऊपर आते भी हैं, ठीक है। अब इनमें ये डिफरेंसेज है कि अल्फा कैरोटीन जो है जिसके दोनों सिरे जो है वो साइक्लिक होते हैं, चक्रिक होते हैं। बीटा कैरोटीन जो है मुख्य रूप से हम जानते हैं गाजर के अंदर भी होता है बीटा कैरोटीन की वजह से, ठीक है। और ऐसे ही गामा कैरोटीन जो है ये भी 6 कार्बन की वलय होती है, चक्रिक होती है, और जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये जो गामा कैरोटीन पाया जाता है। लाइकोपीन, ये टमाटर का जो मिर्च का लाल रंग होता है वो हम जानते हैं कि लाइकोपीन की वजह से होता है, ठीक है। अब इनकी जो संरचना में जो फर्क होता है, जो अंतर नजर आता है, वो कुछ कैसा होता है कि ये अलग अलग कैसे दिखते हैं। यहाँ हम अल्फा कैरोटीन की बात कर रहे थे। अल्फा कैरोटीन देखिए, ये आइसोप्रीन की ये डुप्लीकेट कॉपी है। यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, और इस लाइन के दोनों ओर यदि आप देखेंगे तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट स्ट्रक्चर है। यदि आप यहां से इधर का पोर्शन लेंगे और यहां से इधर का पोर्शन लेंगे, जस्ट ऑपोजिट एंड रिवर्स स्ट्रक्चर होती है। एक साइड की स्ट्रक्चर, उसको दूसरा देख लीजिए आपकी रिवर्स, कोई अंतर नहीं है। अब जहां भी जो अंतर आता है वो इसके प्रकार में अंतर आ जाता है। तो यहां हम अल्फा कैरोटीन की बात कर रहे हैं तो सिमिलर ऑपोजिट होती है, साइक्लिक है, बेंजीन की रिंग इधर भी है इधर भी है, ठीक है। और यदि हम बीटा कैरोटीन की बात कर रहे हैं तो ये भी ऑपोजिट है यहां से बीच में, लेकिन अंतर यहां पे आ जाता है थोड़ा सा, वो इस बॉन्डिंग का है। आप देखिए ये बॉन्डिंग का अंतर जो है यहां पे आ जाता है, ये डिफरेंस जो है आपको बीटा कैरोटीन में। ऐसे ही आप लाइकोपिन के अंदर देख लीजिए, यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए, लाइकोपिन में आपको नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो ये डिफरेंस जो है ये स्ट्रक्चर में आएगा। अब है जेंथोफिल का। जेंथोफिल को हम पिगमेंट, येलो पिगमेंट फैमिली के नाम से जानते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। देखो कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसीलिए इन्हें ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल, मिथोक्सिल, एपोक्साइड के रूप में उपस्थित होती है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो कैरोटीन्स होते हैं यदि वो उनके ऊपर ऑक्सीजन अटैच हो जाती है किसी भी फॉर्म में, मुक्त मूलक हो चाहे कोई सी भी हो, तो वो जेंथोफिल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि कैरोटीन ऑक्सीजन को लेकर के जेंथोफिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी फायदे की बात है प्लांट्स के लिए, क्योंकि यदि वो ऑक्सीजन मुक्त मूलक के रूप में है और पिगमेंट्स के लिए घातक है, तो ये कैरोटीन्स क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं जेंथोफिल के रूप में। तो यहाँ ये एपोक्सी ग्रुप के रूप में अतिरिक्त ऑक्सीजन जो है वो जुड़ी रहती है। तो ये बहुत फायदे का इसमें बात है इसमें प्लांट्स के लिए। तो प्लांट की जो यंग लीव्स होते हैं उसके अंदर कैरोटीन्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, और यही कैरोटीन्स धीरे धीरे बाद में जेंथोफिल में कन्वर्ट भी होते हैं। आगे नीचे देखेंगे हम, ल्यूटीन है, फ्यूकोजेंथिन है, क्रिप्टोजेंथिन है, जियाजेंथिन, बायोलोजेंथिन, बहुत सारे हैं, डाइटोजेंथिन, डाइडिनोजेंथिन, ठीक है, डाइनोजेंथिन जो। तो एल्गी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। एल्गी में टोटल यदि हम देखते हैं 11 क्लासेस है, और अलग अलग क्लासेस के अंदर पिगमेंट्स अलग अलग, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। यदि हम स्टडी करना चाहें पिगमेंट्स की तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो शैवाल है, उसकी अलग अलग क्लासेज है। यहाँ हम अल्फा कैरोटीन की बात कर रहे हैं। अल्फा कैरोटीन पर यदि ऑक्सीजन अटैच होती है, हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में यदि वो अटैच हो जाती है, यानी हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो वो अल्फा कैरोटीन ल्यूटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि बीटा कैरोटीन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए तो वो जियाजेंथिन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कैरोटीन्स जेंथोफिल में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं यह है जेंथोफिल। अब जेंथोफिल, जियाजेंथिन, ल्यूटीन, तो हमने देखा ल्यूटीन किससे बन रहा है, अल्फा कैरोटीन से। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर अल्फा कैरोटीन की थी। अंतर सिर्फ इतना है कि इस अल्फा कैरोटीन पर अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो अटैच हो गए इसके ऊपर। ये देखिए दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ते ही ये कन्वर्ट हो जाएंगे जेंथोफिल में, तो वो ल्यूटीन में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही हमने ये बात करी कि यहां पर बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन जियाजेंथिन में, तो बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गए दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया, जियाजेंथिन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अलावा यदि अतिरिक्त ऑक्सीजन और भी उपस्थित है और वो पर्णहरित के लिए, क्लोरोफिल के लिए घातक है, तो ये ऑक्सीजन भी ये जेंथोफिल एक्सेप्ट करने में, अपने में जोड़ने में कैपेबल होते हैं,
और उसको बचाने का काम करते हैं सहायक वर्णक के रूप में। वो कैसे? इसी डायग्राम में तीसरा देखिए आप, वायलोजेंथिन। वायलोजेंथिन भी एक जेंथोफिल का प्रकार है कि जियाजेंथिन, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, एक उधर जुड़ा हुआ है। अब और कोई ऑक्सीजन अतिरिक्त नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यदि अतिरिक्त ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाती है। इस जगह देखिए आप, एक ऑक्सीजन ग्रुप और यहां पर जुड़ जाएगी इपोक्सी के रूप में। ये देखिए आप, यहां पर जुड़ा हुआ है, ये एक इपोक्सी ग्रुप के रूप में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। बाकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेम है, हाइड्रोक्सिल, ये भी हाइड्रोक्सिल आयन है, इधर भी हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जियाजेंथिन की है। अतिरिक्त ऑक्सीजन इपोक्सी आयन के रूप में जुड़ रही है, इपोक्सी ग्रुप के रूप में, तो ये अतिरिक्त इपोक्सी ग्रुप का जुड़ना इपोक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक साइड में यदि जुड़ गया, इधर नहीं था, तो वो कहलाता है एंथ्राजेंथिन। एंथ्राजेंथिन एक इंटरमीडिएट होता है लेकिन अनस्टेबल होता है। और यदि और ऑक्सीजन भी है तो इपोक्सी ग्रुप एक और दूसरे एंड पे जुड़ जाएगा, तो ये कंप्लीटली वायलोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये जियाजेंथिन जो है ये कन्वर्ट हो गया वायलोजेंथिन में, कि दोनों एंड की तरफ ऑक्सीजन ग्रुप इपोक्सी ग्रुप के रूप में अटैच हो गया। और यही यदि ऑक्सीजन ग्रुप यदि निकल जाए, यदि एक इपोक्सी ग्रुप एक साइड से निकल गया, तो ये एंथ्राजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं एंथ्राजेंथिन। अब वो एंथ्राजेंथिन मध्यवर्ती दूसरा इपोक्सी ग्रुप निकल गया, तो अगेन ये जियाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इपोक्सी ग्रुप का जुड़ना जो है वो कहलाता है इपोक्सीडेशन। ठीक है, और इपोक्सी ग्रुप का निकलना कहलाता है डी इपोक्सीडेशन। डी इपोक्सीडेशन। तो ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इपोक्सीडेशन किसे कहते हैं और डी इपोक्सीडेशन किसे कहा जाता है। तो कैरोटीनॉइड के जो कार्य है वह है कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश का अवशोषण करना, क्लोरोफिल को स्थानांतरित करना और फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम। फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम ये इपोक्सीडेशन करता है कि अतिरिक्त ऑक्सीजन को ये अटैच कर लेते हैं और उसको बचाने का काम करते हैं। अब अतिरिक्त आयन के रूप में इसमें वर्णक के रूप में इसमें हम अलग पिगमेंट जो है फाइकोबिलिन्स की बात कर रहे हैं। फाइकोबिलिन्स बिली प्रोटीन्स के नाम से जाने जाते हैं, सहायक वर्णक के रूप में कार्य करते हैं। ये रेड एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और हायर प्लांट्स में फाइटोक्रोम के रूप में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर ये पायरोल की चार रिंग तो होती है, लेकिन ये सीधी और ओपन श्रृंखला होती है इसकी। ठीक है, और इसमें प्रकार देखते हैं तो फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन जो है वो लाल रंग के होते हैं और फाइकोसाइनिन जो है वो नीले रंग के होते हैं। तो प्रकाश के प्राथमिक अवशोषक और अवशोषित प्रकाश को क्लोरोफिल ए तक स्थानांतरण करने का कार्य जो है वो जो फाइकोबिलिन्स का होता है। साथ ही उच्च पादपों में यदि हम देखते हैं तो विभिन्न अंगों की वृद्धि एवं उसके परिवर्धन का जो प्रकाश सुग्राहित द्वारा नियंत्रण जो है वो इसी वर्णक के द्वारा होता है। साथ ही हम अलग पिगमेंट्स और हैं एक्स्ट्रा, फ्लेविनोइड्स की बात करते हैं। ये फ्लेविनोइड्स जो होते हैं ये विभिन्न भाग जितने भी होते हैं प्लांट्स के अलग अलग जो कलरफुल जो हमको नजर आते हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्लावर के पेटल्स हो, वो पुष्पदल है, फल है, सहपत्र, ये सारे अलग अलग जो रंग होते हैं ये फ्लेविनोइड्स की वजह से होते हैं। और ये फ्लेविनोइड्स जो होते हैं ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में न होकर के ये रिक्तिका के कोशिका रस में उपस्थित होते हैं। अधिकतर जो है वो एंथोसाइनिन के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ हम फ्लेवोनोइड्स में एंथोसाइनिन की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग जो फ्लावर के कलर होते हैं ये एंथोसाइनिन की वजह से है। तो जल में ये घुलनशील होते हैं और कोशिका रस में उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंथोसाइनिन कहाँ होते हैं। ये होते हैं रिक्तिकाओं में, वैक्यूल्स में होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, कोशिका रस के अंदर ये उपस्थित होते हैं और पीएच के प्रति बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव होते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो ये पीएच के प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, पीएच चेंज कलर चेंज ऐसा नहीं होता क्लोरोफिल में, लेकिन यहां होता है, यहां पीएच चेंज कलर चेंज। 475 से 560 तरंग दैर्ध्य, यानी कि ये वो रेंज है जिसमें क्लोरोफिल इफेक्टिव नहीं होता। यानी कि क्लोरोफिल होते हैं 400 के आसपास और 700 के आसपास, ब्लू और रेड का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें, और उसके बीच का रेंज जिसमें इफेक्टिव लाइट नहीं होती है वहां ये एंथोसाइनिन इफेक्टिव होते हैं। इसलिए जितने भी कलरफुल पार्ट हैं प्लांट्स के, चाहे फ्लावर वगैरह ये भी होते हैं, ये ब्लू और रेड को भी अवशोषित करते हैं और सभी पार्ट जो है क्लोरोफिल करने की, ये फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं। ये कभी जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है कि प्लांट के ग्रीन पार्ट जो हैं जो वो ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, कलर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है।
कलर्ड पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। वो कलर्ड इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये जो एंथोसाइनिन होते हैं ये उस पार्ट की एपिडर्मल जो लेयर्स होती है उनकी सेल्स के अंदर इनकी मात्रा जो है, इनकी संख्या जो है वो एंथोसाइनिन की ज्यादा होती है और वो जो लाइट आती है वो पेनिट्रेट करके अंदर म्यूकोफिल सेल्स में चली जाती है। तो ये जो है यहाँ हम देख सकते हैं ये डायग्राम जिसमें C6 और C3, तो C6 C3 C6 ये स्केलेटन है फ्लेविनोइड का। कार्य जो है वो फ्लेविनोइड का हम देख चुके हैं कि यूवीबी लाइट जो ज्यादा इफेक्टिव होती है, म्यूटेशन के लिए कोज करती है, तो उसको ये अवशोषित करते हैं और आंतरिक उत्तकों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है। और पादप के अलग अलग भागों को रंग प्रदान कर कीटों को परागण हेतु आकर्षित करने का कार्य जो है वो भी यही फ्लेविनोइड्स या एंथोसाइनिन करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है बीटासाइनिन। बीटासाइनिन जो है ये एक नया पिगमेंट है, चुकंदर के अंदर हम देखते हैं इसका लाल रंग जो होता है वो बीटासाइनिन की वजह से होता है। बोगनवेलिया के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो जो ब्रेक्ट्स होती है जो अलग अलग कलर की, वो लाल रंग जो है वो बीटासाइनिन की वजह से होता है। ये पीएच के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो चिनोपोडियल्स के जो फैमिली है जो और ये पोर्चुले के जो फैमिली है पोर्चुलेसी में, इनमें ये उपस्थित होता है। थैंक यू वेरी मच। आज पिगमेंट्स के बारे में हमने चर्चा की।